सबसे पहले मैं तुम्हें एक स्टेट्स दिखाता हूँ, इसको याद रखना, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैं एनआरएफ रैंकिंग के बारे में सुना था। जनरली स्टूडेंट्स पहले देखते हैं, आई वाज लेट। इवन जो लोग इसे देख के अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाए थे, आई एम श्योर कि उन्हें भी पूरी तरह से इस रैंकिंग सिस्टम के बारे में पता नहीं होगा, और एडमिशन लेने के बाद तो कभी जानने का कोशिश भी नहीं किया होगा। सम पीपल इवन क्रिटिसाइज दिस रैंकिंग सिस्टम। उनका कहना है कि यहाँ पे फेयर पैरामीटर्स नहीं है, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो वेटेज है उसका। बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं जहाँ पे नंबर ऑफ सीट फिक्स है, कम है। अब जब सीट ही कम है तो उसमें कॉलेज क्या कर सकता है? इससे उनको स्कोर कम आता है और उनका रैंकिंग खराब होता है। और भी बहुत सारे आरोप है जो इस रैंकिंग सिस्टम पे लगाए गए, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी लगी हुई है इस सिस्टम को थोड़ा और बेटर बनाने में, थोड़ा और फेयर बनाने में। इसलिए रिसेंटली खबर आ रही थी कि निगेटिव मार्किंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अगर कोई इंस्टीट्यूशन है वो रिसर्च वर्क में कुछ धांधली करता हुआ पकड़ा जाता है या कुछ झोल करता हुआ पकड़ा जाता है, तो वहाँ उनके स्कोर जो है उनको नीचे किया जाएगा, उनको नेगेटिव मार्किंग दिए जाएंगे। I know you are being interested for the topic, so I will cover all the parameters, all the aspects of this NIRF ranking system. इसे क्यों लाया गया, क्या इसके एडवांटेज हुए, कैसे हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं, कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेरे लिए टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। जब मैं कॉलेज में एडमिशन लिया था, यानी कि 2021 में, तब मेरे कॉलेज का रैंकिंग था ये। फिर 2022 में, 2023 में, 2024 में, और फाइनली 2025 में। रैंकिंग के साथ आप थोड़ा स्कोर के ऊपर भी ध्यान दे दो। 2020 में ये था, 2021 में ये था, 2022 में ये था, 2023 में ये था, 2024 में ये था, 2025 में ये था। रैंकिंग में बहुत अप्स एंड डाउन हुए हैं, लेकिन जो ओवरऑल स्कोर है वो कहीं ना कहीं सिमिलर ही है। मतलब बाकी के जो भी कॉलेज है, दे आर इंप्रूविंग एटलीस्ट इन द पैरामीटर दैट दिस रैंकिंग सिस्टम सेट। एज ए कॉलेज स्टूडेंट यू डेफिनेटली वांट योर कॉलेज टू गेट ए गुड रैंक और एटलीस्ट इंप्रूव इट्स कंडीशन एज द टाइम पासेस। मतलब बहुत बुरा लगता है जब आपके कॉलेज का रैंकिंग डाउन हो रहा होता है, और उससे भी बुरी बात है कि आपको इस रैंकिंग सिस्टम के बारे में पूरा पता ही नहीं है। That's the only reason to make this video. I hope if you watch this video till the end, you will get the exact knowledge of NIRF ranking system. NIRF का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, और इसको अप्रूव किया गया था MHRD के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, 29 सितंबर 2015 को, जो आज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। पहली बार करीब 3500 इंस्टीट्यूट ने पार्टिसिपेट किया था वॉलंटरी। उन्हें कुछ बोला नहीं गया था कि आपको पार्टिसिपेट करना ही करना है, तो वो एक अच्छा साइन था। और जो पहली रिपोर्ट आई थी वो आई थी 2016 में। पहली बार सिर्फ 4 कैटेगरीज इंक्लूडेड थी इस रैंकिंग सिस्टम में: यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी। अभी के समय में 11 है टोटल। ओवरऑल यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, लॉ, आर्किटेक्चर, डेंटल, रिसर्च। चलो थोड़ा डिस्कस करते हैं कि आखिर इसे लाया क्यों गया था। इंडिया के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, उन सभी का एक रैंकिंग डिसाइड किया जाए, और उसके लिए एक मेथोडोलॉजी चाहिए था जो इस फ्रेमवर्क में दिया गया। अब इस रैंकिंग से क्या क्या फायदे होंगे? सबसे पहले एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट पैदा होगा, हर कोई चाहेगा कि उसका कॉलेज बेटर से बेटर हो। दूसरी बात, स्टूडेंट्स को भी कॉलेज सिलेक्शन में बहुत हेल्प मिलेगी। तीसरी बात, जितने भी स्टेक होल्डर है, जितने भी इन्वेस्टर है, उनको एक्चुअल ग्रोथ दिख रहा होगा जितने भी इंस्टीट्यूट है उनका। और अगली सवाल थी कि आखिर रैंकिंग किया किस हिसाब से जाए, तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स सेट किए गए, और उन सारे पैरामीटर का अपना अपना एक स्कोर फिक्स किया गया। पैरामीटर्स कुछ इस प्रकार से थे: टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्स, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटकम एंड इंक्लूसिविटी, एंड फिफ्थ परसेप्शन। अब इन सारे पैरामीटर को थोड़ा थोड़ा डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला पैरामीटर है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्स, TLR। इसके अंतर्गत आता है कि कितने सारे स्टूडेंट्स हैं और उसमें से डॉक्टरल स्टूडेंट्स कितने हैं। फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो क्या है, और उसमें भी ज्यादा जोर रहता है कि परमानेंट फैकल्टी कितने हैं। फैकल्टी में भी कितने सारे PhD होल्डर है और कितने सारे एक्सपीरियंस के साथ। और लास्टली फाइनेंशियल रिसोर्स और उसका यूटिलाइजेशन किस प्रकार से हो रहा है, इसका भी मार्क्स होता है। दूसरा पैरामीटर है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। इसके अंदर आता है कि कितनी सारी पब्लिकेशंस आई हैं, उनका क्वालिटी क्या है, कितने IPR और पेटेंट्स पब्लिश हुए हैं और ग्रांट हुए हैं, इनका भी मार्क्स मिलता है। आपके प्रोजेक्ट्स को भी क्लोजली देखा जाता है, और आपने कितना प्रोफेशनल प्रैक्टिस उसमें किए हैं उसके ऊपर भी नंबर मिलता है। थर्ड पैरामीटर इज ग्रेजुएट आउटकम। प्लेसमेंट और हायर स्टडीज का डेटा देखा जाता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स का, इसके ऊपर भी मार्क्स मिलते हैं। आफ्टर प्लेसमेंट जो मीडियन सैलरी है उसका भी एक मार्क्स दिया जाता है। कितने नंबर ऑफ PhD स्टूडेंट्स हैं जो हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं, इसके ऊपर भी नंबर मिलता है। एंड फोर्थ पैरामीटर इज आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। इसके अंदर आता है कि आपके कॉलेज में कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बाहर के स्टेट से है या बाहर किसी और देश से, परसेंटेज ऑफ वुमेन कितनी है, इकोनॉमिकली एंड सोशली चैलेंज स्टूडेंट्स कितने सारे, और फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए कितनी सारी फैसिलिटीज है आपकी कैंपस के अंदर, इसके ऊपर भी मार्क्स दी जाती है। एंड लास्ट पैरामीटर इज परसेप्शन। रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम कर रहे होते हैं या जो भी प्रोफेशनल वहां रहते हैं, उनके थ्रू एक सर्वे कंडक्ट किया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि अगर आपको अलग अलग ग्रेजुएट्स दिए जाए अलग अलग कॉलेज से, तो आपका प्रेफरेंस लिस्ट क्या होगा। उस हिसाब से आपके कॉलेज की एक परसेप्शन बनाई जाती है, और ये परसेप्शन पीरियडिकली चेंज होते रहती है। तो इन सारे पैरामीटर्स का अपना अपना मार्क्स होता है और अपना अपना वेटेज होता है। तो जो फाइनल स्कोर आती है वो इन सबको जोड़ के आती है। नाउ आई थिंक आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि कैसे ये रैंकिंग सिस्टम काम करती है। मैंने जो भी डेटा आपके सामने शेयर किया वो इंजीनियरिंग कैटेगरी का था। अगर आप किसी और कैटेगरी से आते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक करो, वहां पे जाके आपको पूरी तरह से आइडिया लग जाएगा जो भी मैं समझाया हूँ। नाउ आई कैन एक्सपेक्ट कि आपको NIRF रैंकिंग की थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी, और शायद आप अंदाजा लगा सकते हो कि एज ए स्टूडेंट आप अपने कॉलेज के लिए
लिए कितना अच्छा कर सकते हो। नो मैटर जो मैक्सिमम इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किए जा सकते हैं। और अगर आपको और भी फाइनल नॉलेज चाहिए इस रैंकिंग सिस्टम के बारे में, देन जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया उसको डेफिनेटली चेक कीजिए। और वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना।